नमस्कार मित्रों एवं प्रिय प्रिय विद्यार्थियों, मैं दीपक द्विवेदी। हम एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं के लिए एक भूगोल को लेकर बैच प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें हम भूगोल को बड़े सरल चीज़ों से पढ़ेंगे और बड़े आसान तरीके से मैप के साथ, लॉजिक के साथ और अंतर विषयक अध्ययन के द्वारा इस भूगोल को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको बस एक एटलस, एक कॉपी, एक पेन को साथ में रखकर हमेशा पढ़ना है और अपने प्रश्नों को तैयार रखना है, जिससे आप कमेंट बॉक्स में जब भी आपके वीडियो आए तो ये आपको पूछ सके, जिसका आपका शीघ्र से शीघ्र निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं अपनी पढ़ाई को यूरोप के महाद्वीप से। हम महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे धीरे धीरे करके सामान्य ज्ञान से हम भूगोल के विषय पर जाएंगे। अभी जो सामान्य जानकारी भूगोल की वो दी जा रही है, जिससे आपका परिचय हो जाए हर महाद्वीप के पर्वत का, पठार का, नदियों का, वहाँ की विशेषताओं का और कुछ देशों के बारे में आपका परिचय हो जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं यूरोप से। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूरोप का ये सैटेलाइट व्यू है कि यूरोप कैसा दिखता है। उसके बाद हम देखें यूरोप के बारे में, तो यूरोप जो है बेसिकली एक ऐसा महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध का, अगर हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है, पर सारे महाद्वीपों में ये 6वें स्थान पर है क्षेत्रफल के स्थान। अब औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की भूमि रहा है और पश्चिमी सभ्यता की जननी है ये यूरोप। यहाँ पर सब एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है, समृद्ध है। अगर हम इसके नॉर्थ में देखें तो व्हाइट सी मिल रहा है आपको, बैरेंट सी मिल रहा है आपको, बाल्टिक सी आपको देखने को मिल रहा है। यहां नॉर्थ सी मिल रहा है। ऊपर देखें तो नॉर्वे सी है। यहां पर देखें तो पश्चिमी भाग में अटलांटिक सी है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में आपको इंग्लिश चैनल मिल रहा है। फ्रांस के पश्चिम में आप बिस्के की खाड़ी देख रहे हैं। दक्षिण में भूमध्य सागर दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये घिरा हुआ है एशिया, यूरोप। यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप देखें तो आप ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो एशिया का हिस्सा है और जो नीचे डार्क ग्रीन है थोड़ा सा, वो अफ्रीका का हिस्सा है। अगर हम बात करें कि एशिया और अफ्रीका को बांटने वाले डिवाइडर कौन कौन से हैं, तो एशिया और अफ्रीका को बांटने वाले जो डिवाइडर हैं, विभाजक हैं, पहला है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है वो एशिया और अफ्रीका को बांटने का काम करता है। दूसरा है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी बांटने का, कैस्पियन सी सबसे बड़ा सी माना जाता है कैस्पियन सी। हम कैस्पियन सी के बाजू में आपको जॉर्जिया लिखा मिल रहा है। जॉर्जिया यहाँ पर है कॉकेसस पर्वत, जो एशिया और यूरोप को बांटने का काम करता है। फिर है ब्लैक सी। ब्लैक सी के ऊपर दिख रहा होगा थोड़ा सा एजोब सी। तो ये कहलाते हैं एशिया और यूरोप के विभाजक। बेसिकली ब्लैक सी, कॉकेसस, कैस्पियन और यूराल पर्वतमाला, ये एशिया और यूरोप के विभाजक के रूप में कार्य करते हैं। अगर हम एशिया और अफ्रीका की बात करें तो एशिया और अफ्रीका को बांटने में मुख्य भूमिका निभाता है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर एशिया और अफ्रीका को बांटने का काम करता है और इस भूमध्य सागर से बाहर निकलने के लिए आपके पास जो तरीका है वो है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि जो स्पेन और मोरक्को के बीच में है और इसे हम कहते हैं की ऑफ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में जाना जाता है इसको। हम आगे बढ़ते हैं। इस के बाद कुछ प्रमुख तत्व हैं जिन्हें आप नोट कर लेंगे कि सबसे ऊंची जो चोटी है यूरोप की वो है माउंट एल्ब्रस, जो कि कॉकेसस पर्वत पर है। सबसे लंबी पर्वतमाला है जो वो यूराल पर्वतमाला है। सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का द्वीप है। सबसे लंबी जो नदी है वो वोल्गा। यूरोप को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी यूरोप, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। इन 3 भागों में यूरोप का वर्गीकरण किया जा सकता है। यूरोप को देखकर कई बार ऐसा लगता है कि ये प्रायद्वीपों का महाद्वीप है या फिर ये एशिया का ही एक प्रायद्वीप है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या एशिया का प्रायद्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर हम देखें तो इसको एक तरफ बहुत ध्यान से देखें इसको,
तो 3 तरफ से समुद्र से घिरा है और एशिया से जुड़ा हुआ, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि यूराल पर्वत कैस्पियन, ब्लैक, काकेसस से विभाजित करते हैं। ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा, इसलिए कई लोग इसे एशिया का प्रायद्वीप या प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। अगर हम इसके प्रायद्वीपों की बात करें तो सबसे उत्तर में मिलेगा स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। स्कैंडिनेवियन देशों का एक समूह है। इस स्कैंडिनेवियन देशों के समूह की बात की जाए तो इस स्कैंडिनेवियन में नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्थ फिनलैंड को शामिल किया जाता है भौगोलिक रूप से, जोग्राफिकली नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्थ फिनलैंड। बट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वी कैन ऐड डेनमार्क एंड आइसलैंड। भाषा के आधार पर डेनमार्क और आइसलैंड को भी इसमें शामिल किया गया। दूसरा है जटलैंड प्रायद्वीप, जो कि जर्मनी का उत्तरी भाग आपको दिखाई देता है। दक्षिणी प्रायद्वीपों की बात करें तो इबेरियन पेनिनसुलर है। इस इबेरियन प्रायद्वीप में स्पेन और पुर्तगाल का हिस्सा आता है। इटली प्रायद्वीप पे नाम ही इटली आते हैं। बाल्कन प्रायद्वीप की बात की जाए तो बाल्कन प्रायद्वीप में सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, बल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, एथेंस, ये आते हैं बाल्कन में। क्रीमियन प्रायद्वीप की बात की तो क्रीमियन प्रायद्वीप ब्लैक सी के नॉर्थ में है। तो क्रीमिया नामक देश है, ब्लैक सी, क्रीमिया युद्ध भी हुआ अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा। एनातोलियन प्रायद्वीप जो टर्की के भाग में आता है, अनातोलिया का प्रायद्वीप भी कहते हैं, ये टर्की के भाग में आता है, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। इसकी हम चर्चा फिर कर लेते हैं कि यूरोप के चारों तरफ कौन कौन से घेरा हुआ है। तो यूरोप के चारों तरफ अगर हम सी की बात करें तो यूरोप के चारों तरफ हम फिर से रिपीट कर देते हैं, बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी की खास बात देखें, बाल्टिक सी के चारों तरफ जो देश हैं उनको हम बाल्टिक कंट्रीज के नाम से जानते हैं। ये बाल्टिक कंट्रीज जो है लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इनको बाल्टिक राज्य के नाम जानते हैं। फिर से नोट करेंगे, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, ये 3 देशों को बाल्टिक देश के नाम से जाना जाता है। फिर है नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। अब बहुत खास मैप में देखें, ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सी के बीच में जो कनेक्शन है, कनेक्शन की अगर हम बात करें, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में जो कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये कनेक्शन के बीच में जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है क्या, कील नहर। यहां पर आप देखेंगे तो कील नहर आपको दिखाई देगी। तो कील नहर इसको जोड़ने का काम करती है। तो कील नहर इस बाल्टिक सी को जोड़ती है। सबसे व्यस्ततम नहर है कील नहर विश्व की, जो बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को जोड़ती है। इंग्लिश चैनल देखें, इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में आपको दिखाई देता है। इंग्लिश चैनल, यहीं से यूरो टनल पास होती है, जिसे हम यूरो सुरंग कहते हैं, जो इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है। बे ऑफ बिस्के देखें तो बे ऑफ बिस्के जो है फ्रांस के पश्चिम में है। जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, त्रिहेनियन सी, एजियन सी, डार्डेनल जल संधि आपको दिखाई देगी। और इटली के थोड़ा पास में एक तरफ एड्रियाटिक सी है, एक तरफ त्रिहेनियन सी है। ये हैं वाटर बॉडीज जिसके द्वारा यूरोप घिरा हुआ है। इसके हम यूरोप की नदियों की बात करें तो यूरोप में नदियां हैं। नदियों में जो सबसे लंबी नदी वो हम चर्चा कर चुके। सबसे लंबी नदी जो है बोल्गा नदी है, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी कही जाती है। और ये बोल्गा नदी जो है ये कृत्रिम रूप से डॉन नदी में मिला दिया गया है और इसलिए काला सागर से जुड़ गई है। वैसे कैस्पियन सी में जाती है बोल्गा। यूराल नदी देखें तो यूराल नदी एशिया यूरोप की सीमा बनाती है और बोल्गा जहां कैस्पियन में जाती है वहीं यूराल भी कैस्पियन में जाती है। दूसरी हम बात करें यूरोप की, वो नदी जो पश्चिमी से बहती हुई पूर्व की तरफ जाती है। पश्चिम से बहती हुई पूर्व की तरफ जाने वाली सबसे बड़ी नदी है वो है डेन्यूब। डेन्यूब नदी आप देखें तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर ब्लैक सी में जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर ब्लैक सी में जाती है, बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। एग्जाम में जो प्रश्न बनता है कि कौन सा ही राजधानी निम्न नदी पर नहीं स्थित है, तो हम रिपीट करते हैं, बुखारेस्ट, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, बेना, ब्राटिस्लावा। फिर से रिपीट करता हूं मैं, ब्राटिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी है।
ब्राटिस्लावा किसकी राजधानी? स्लोवाकिया की। वियना ऑस्ट्रिया की है। बुडापेस्ट हंगरी की है। बेलग्रेड पूर्व युगोस्लाविया की है। और बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। अब मैंने पूर्व युगोस्लाविया का शब्द का प्रयोग किया है, तो पूर्व युगोस्लाविया का यहां पर मतलब है, क्योंकि युगोस्लाविया कई भागों में टूट चुका है, जैसे कि स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसिडोनिया, 2006 में मोंटेनेग्रो और 2008 में सर्बिया से अलग होकर बना कोसोवो। तो मोंटेनेग्रो भी अलग है, सर्बिया भी अलग है, और सर्बिया से 2008 में आ गया कोसोवो। तो ये है पूर्व युगोस्लाविया के हिस्से। तो ये है डैन्यूब नदी। अन्य नदी की बात करें तो आप एक डैन्यूब के बाद अगर हम देखें तो बोल्गा हम चर्चा कर चुके हैं, बोल्गा नदी के ऊपर। अन्य नदियों में देखिए एक राइन नदी आपको दिखाई देगी जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हुई दिख रही है, राइन नदी। ये राइन नदी जो है ये यूरोप की एवं संपूर्ण विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है। कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है, और इस पर रॉटरडम नाम का बंदरगाह है, और साथ ही साथ कोलोन और बॉन नामक शहर इसी नदी के किनारे स्थित हैं। अंत में जाकर नॉर्थ सी में जाकर गिर जाती है ये नदी। कहां जाकर गिर जाती है? नॉर्थ सी में गिर जाती है। अन्य नदियों की बात करें तो अन्य नदियां आप अपने एटलस भी साथ रखे हुए हैं, तो एटलस में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉन नदी। रॉन नदी की अगर हम बात करें तो रॉन नदी जो है आल्प्स से निकलकर भूमध्य सागर में जाती है। रॉन नदी कहां जाती है? आल्प्स से निकलकर भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। पो नदी देखें, पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। आल्प्स पर्वत से निकलकर एड्रियाटिक सी में जाती है, एड्रियाटिक सी में जाकर गिर जाती है, जिसे हम इटली की गंगा कहते हैं। टाइबर नदी है, रोम इसी के किनारे बसा हुआ है, भूमध्य सागर में भी गिरती है। लुएरे नदी आपको मैप में दिख रही होगी, लोएरे नदी जो फ्रांस में आपको दिख रही है, लोएरे नदी ये स्विट्जरलैंड में आल्प पर्वत से निकलकर नॉर्थ सी में जाकर मिल जाती है। लोएरे नदी जो है नॉर्थ सी में जाकर मिल जाती है। एल्वे नदी देखें तो चेक रिपब्लिक से बहती है, जर्मनी से होकर नॉर्थ सी में चली जाती है। जर्मनी का हैम्बर्ग सिटी इसी के किनारे बसा हुआ है, एल्ब नदी के किनारे। सीन नदी देखें तो इंग्लिश चैनल में मिलती है, पेरिस इसी के किनारे है, सीन नदी के किनारे। पेरिस जो है इसी सीन नदी के किनारे स्थित है, पेरिस। ओडर नदी देखें तो पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है ओडर नदी। पोलैंड और जर्मनी की एग्जाम में आ सकता है, कौन सी नदी पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है? तो ओडर नदी बनाती है, जो कि बाल्टिक सी में गिरती है। विस्तुला की बात करें, अभी बाल्टिक सी में गिरती है, और पोलैंड की कैपिटल वार्सा इसी नदी के किनारे है। पोलैंड की कैपिटल वार्सा इसी नदी के किनारे है। वार्सा आपने सुना होगा, पोलैंड की राजधानी है। ब्लैक सी में गिरने वाली नदियां हैं नीपर, नीस्टर नदियां जो है वो ब्लैक सी में जाकर गिरती हैं। नीपर और नीस्टर भी जाकर, तो आपके पास क्या हो गया? डैन्यूब हो गया, नीपर हो गया, नीस्टर हो गया, ये भी कहाँ जाकर गिरती हैं? ब्लैक सी में जाकर गिरती हैं। तो ये हो गया नदियों के बारे में। कुछ और खास बात देख लेते हैं नदियों के बारे में, कौन कौन से राजधानियां हैं। जैसे लंदन है वो टेम्स के किनारे है, पेरिस जो है सीन के किनारे है, प्राग जो है ब्लाटावा के किनारे है, बुडापेस्ट डैन्यूब के किनारे है, मॉस्को मस्को नदी के किनारे है, बर्लिन स्प्री के किनारे है, रोम टाइबर के किनारे है, बेना डैन्यूब के किनारे है। अब हम बात करते हैं यहाँ के माउंटेन्स की बात करते हैं, कौन कौन से पर्वत आपको यूरोप में दिखाई देते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो यूरोप में मिलने वाले पर्वतों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काकेसस पर्वत की बात करेंगे। तो काकेसस जो पर्वत है वो काकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ही माउंट एल्ब्रस है, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है काकेसस। और इस काकेसस पर्वत कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में स्थित है काकेसस पर्वत। दिख रहा होगा आपको काकेसस माउंटेन, ये लिखा हुआ है काकेसस पर्वत। फिर देखिए आप कारपेथियन सी। कारपेथियन सी जो है वो कारपेथियन
एक हंगरी के मैदान के पास में है कार्पेथियन सी। विस्टुला और नीस्टर नदियों का उद्गम है कार्पेथियन सी। इसके बाद अगर हम देखें तो दिनारिक आल्प्स भी दिखाई देता है जो युगोस्लाविया में है। दिनारिक आल्प्स चूने पत्थर के लिए प्रसिद्ध है ये दिनारिक आल्प्स पर्वत। आल्प्स की बात करें तो आल्प्स पर्वत जो है वो स्विट्जरलैंड में है। आल्प्स पर्वत जहां पर जो अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है, फ्रांस और इटली की बॉर्डर भी बनाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लांक है। प्रेनीज माउंटेन देखें तो बे ऑफ बिस्के और भूमध्य सागर के बीच है प्रेनीज पर्वत। फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर बनाता है। नोट करेंगे, फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर बनाने का काम करता है ये पर्वत। एक जूरा पर्वत है जो आपको मैप में नहीं दिख रहा है। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। जूरा फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। वाजेस पर्वत है। वाजेस पर्वत जो है फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाने का काम करता है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है यहां पर हम देखें तो ये जर्मनी में स्थित एक पर्वत है, एक प्रकार का ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। फिर एक पेनाइन माउंटेन में आपको मिलेगा। पेनाइन माउंटेन इंग्लैंड में मिलेगा आपको, इंग्लैंड के नॉर्थ साउथ में मिलेगा, उत्तर दक्षिण में फैला हुआ है एक पर्वत। फिर आपको मिलेगा एपेनाइन, लिखा होगा एपेनाइन माउंटेन। एपेनाइन माउंटेन इटली में स्थित है। एपेनाइन माउंटेन। बाल्कन माउंटेन जो है वो जहां बाल्कन प्रायद्वीप है वहां पर मिलेगा बाल्कन पर्वत। में बाल्कन जो क्षेत्र उसके राज्यों के नाम मतलब देशों के नाम बता चुका था आपको, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, एथेंस। टॉरस सीरीज मिलेगी आपको, टर्की में मिल जाएगी यहां पर। वहीं पर इसके नॉर्थ में मिलेगी पॉन्टिक सीरीज। पॉन्टिक सीरीज मिलेगी यहां पर, इसके नॉर्थ में मिल जाएगी पॉन्टिक सीरीज। तो ये हैं यहाँ के प्रमुख पर्वत हैं। और इन प्रमुख पर्वत में अभी हमने आल्प्स की बात की थी। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस में है। सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक आप देख सकते हैं। माउंट ब्लांक। काकेसस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहीं से ही काकेसस शब्द निकला जो काकेसाइड प्रजाति से संबंधित है। ये जो है यूराल जो है ग्रेट डिवाइड का काम करता है, यूराल माउंटेन। अब हम बात करते हैं यहाँ के मैदानों की। तो यहाँ के मैदाने देखें तो यहाँ के मैदानों में या वन की बात करें, प्लेन्स पे स्टेपीज मिलते हैं। जिस स्टेपीज को हम सोवियत का ब्रेड बास्केट या गेहूं का भंडार कहते हैं ये स्टेपीज को। और उत्तरी यूरोपीय मैदान मिलते हैं। यहाँ पर हंगरी में पुस्ताज ग्रासलैंड मिलेंगे आपको, पुस्ताज PUSTAZ मिलेंगे और स्टेपीज मिलेंगे, जहाँ से हम मानते हैं कि शायद आर्य जो है भारत इसी स्टेपीज ग्रासलैंड से आए हुए थे। इसी जगह से आर्यों का आगमन हुआ था यहाँ पर। इसके अलावा हम यहाँ के वन और की बात करेंगे तो आगे देखेंगे हम इसमें बेनेलक्स कंट्री, 3 देशों को, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को हम बेनेलक्स कंट्रीज कहते हैं। ये बिलो सी लेवल पर आपको मिलेंगी, समुद्री सतह से इनका कुछ भाग जो है समुद्र से नीचे है इन बेनेलक्स कंट्रीज का। हॉलैंड की बात करें तो हॉलैंड जो है अपने पोल्डर्स लैंड के लिए फेमस है। इन पोल्डर मतलब ऐसी भूमि जो समुद्र से प्राप्त है, बांध बना देते हैं, उसकी जो निचली जगह है बन जाती है, उसे कहते हैं पोल्डर्स। एम्स्टर्डम अपनी नहरों के लिए प्रसिद्ध है। प्लेटू की बात करें तो एक प्लेटू मिलता है स्पेन में, मैसेटा का पठार मिलता है यहाँ पर। इसका पठार मिलता है, मैसेटा का पठार मिलेगा यहाँ पर यूरोप में। और इटली में आपको मिलेगा लोम्बार्डी का मैदान भी मिलेगा। हंगरी का मैंने बताया पुस्ताज मिलेगा और लोम्बार्डी का मैदान भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे फ्योर्ड तटों के लिए प्रसिद्ध है अपना नॉर्वे। फ्योर्ड तट मतलब एक हिमयुग में यहाँ पर जो बर्फ के ग्लेशियर से जो तटों को काट दिया गया, कटे फटे तटों को हम फ्योर्ड तट कहते हैं। भूमध्य सागर के अगर आप एटलस रखें तो भूमध्य सागर में जाइए तो भूमध्य सागर में आपको कई द्वीप मिलेंगे। इन द्वीपों में प्रसिद्ध है सर्डिनिया। सर्डिनिया मिलेगा आपको, माल्टा मिलेगा, साइप्रस मिलेगा आपको। क्या क्या मिलेगा? माल्टा, साइप्रस मिलेगा आपको। ये भूमध्य सागरीय जलवायु है और अपने जूसी फ्रूट्स के लिए यानी रसदार फलों के लिए जाने जाते हैं ये देश। इसी भूमध्य सागर में माउंट एटना मिलेगा जो सक्रिय ज्वालामुखी है। विसुवियस मिलेगा आपको यहीं पर ज्वालामुखी।
ट्रांस साइबेरियन मिलेगी जो एशिया और यूरोप को जोड़ने का काम करती है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो 1905 में बनकर तैयार हो गया था। तो ये है ट्रांस साइबेरियन का एक चित्र है आपके पास। उत्तरी मैदान की अगर हम पूरे मैदान के वन की बात करें, यहाँ पर जो कौन कौन से एक प्रकार की वन वनस्पति या किस प्रकार का वेजिटेशन है, तो इसकी हम बात करें तो दक्षिणी भाग में हम देखें तो भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। भूमध्य सागरीय जलवायु निचले स्थान पर मिलेगी। स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, इटली है, यहाँ पर आपको यूनान है, यहाँ पर मिलेगी भूमध्य सागरीय जलवायु। जिन भूमध्य सागरीय जलवायु में जैतून है, अंजीर है, अंगूर है, संतरा, ये सारे मिलेंगे। और यहीं पर अंगूर से शराब बनाने का काम इन दक्षिणी भाग पर भूमध्य सागरीय जलवायु में होता है। सबसे उत्तर में जाते हैं, बिल्कुल टॉप पर आर्कटिक वृत्त के पास चले जाते हैं तो वहां पर टुंड्रा प्रकार की जलवायु मिलेगी जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड में मिलेगी। सबसे उत्तरी भाग में मिलेगी इस प्रकार की। और टैगा जो मिलेंगे उसी टुंड्रा के दक्षिण में मिलेंगे, जिन्हें हम शंकु आकृति के वन कहते हैं। टैगा एक सॉफ्ट वुड, मुलायम लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर आपको स्प्रूस, चीड़ और देवदार के वो मिलेंगे। फिर पुस्तराज और स्टेपीज में पहले बता चुका हूं यहाँ पर। तो ये एक यहाँ पर वेजिटेशन की बात है। और अगर हम यहाँ पर फिशिंग की बात करें तो फिशिंग के लिए जो एरिया हैं वो प्रसिद्ध है डॉगर बैक। डॉगर बैक कहाँ मिलेगा? नॉर्थ सी में मिलेगा। और ली हॉवरे बैक, ली हावरे बैक जो है बिस्के की खाड़ी में मिलेगा। ये मछली उत्पादन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, इसलिए इसका लाभ नॉर्वे, डेनमार्क, यूके और आइसलैंड और फ्रांस को मिलता है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं? इन सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने बताया था स्टेपीज जो है सोवियत ब्रेड बास्केट है। ये स्टेपीज का मैदान आपको दिख रहा है, जहाँ पे सोवियत संघ का ब्रेड बास्केट कहलाता है स्टेपीज। ग्रासलैंड एक प्रकार का। जर्मनी ब्लैक फॉरेस्ट देख ही चुके हैं हम। टुंड्रा भी अभी हम चर्चा कर चुके हैं। जो टुंड्रा मतलब ही होता है बैरन, परंतु यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपको लिचेन मतलब काई मिलेगी आपको यहाँ पर। एग्रीकल्चर एक्टिविटी गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, और जैतून के लिए बताया आपको, और अंगूर के लिए, जूसी फ्रूट्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पर। रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज में अगर हम देखें तो यूरोप में विभिन्न प्रकार के संसाधन क्या क्या है खनिज, उनमें देखें लौह अयस्क। तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर स्वीडन है, ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, रशिया है। तो यहाँ पर मिलता है। स्वीडन की बात करें तो किरूना और गैलीवरे से प्राप्त होता है। किरूना और गैलीवरे से प्राप्त होता है लोहा। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में लॉरेन, नॉर्मंडी और प्रेनीज, लॉरेन, नॉर्मंडी और प्रेनीज से लोहा प्राप्त होता है। जर्मनी की बात करें तो हनोवर से प्राप्त होता है, हैम्बर्ग प्राप्त होता है। स्पेन में भी मिलता है। तो लौह अयस्क जो है इन क्षेत्रों में मिलता है। कोयला की बात करें तो कोयला ग्रेट ब्रिटेन में भी मिलेगा आपको, न्यू कैसल, यॉर्कशायर, डर्बीशायर, लंकाशायर। जर्मनी में मिलेगा। जर्मनी में सैक्सनी क्षेत्र में लिग्नाइट का भंडार है। रूर एरिया में भी मिलेगा। रूर को जर्मनी का काला क्षेत्र कहते हैं या यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहते हैं। रूस में भी कोयला मिलेगा। कुजनेक्स बेसिन में मिलेगा और ईस्ट साइबेरिया में मिलेगा। कुजनेक बेसिन और ईस्ट साइबेरिया में मिलेगा। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम जो है रोमानिया, जॉर्जिया, रूस, नॉर्वे, जर्मनी कई देशों में प्राप्त होता है। रोमानिया बेसिकली कारपेथियन पर्वत के क्षेत्र से मिलेगा। इटली, नीदरलैंड में मिलेगा। रूस में बोल्गा के किनारे ब्लैक सी के पास मिलेगा और वेस्ट साइबेरिया में मिलेगा। तो ये है यूरोप में खनिज भंडारों के बारे में। तो खनिज भंडार जो हैं यूरोप में उतने मात्रा में नहीं जितने एशिया और अन्य देशों में है, परंतु उसके बाद भी औद्योगिक क्रांति का आधार भी यहीं से बना हुआ है। यहाँ पर वही मैंने बताया, रूर वैली और पो वैली इटली में मिलते हैं। जनसंख्या की बात करें तो मध्य भाग में और इंग्लैंड में जनसंख्या और इटली में जनसंख्या का संकेंद्रण काफ़ी ज़्यादा है, पॉपुलेशन अधिक है। कुछ प्रमुख क्षेत्र है। पार्थेनन ग्रीस में मिलेगा आपको। एफिल टावर है जो पेरिस में मिलेगा। कोलिजियम इटली में मिलेगा आपको। इसे यूरोप का अखाड़ा भी कह सकते हैं। कोलिजियम अखाड़ा मतलब यहाँ पर ग्लैडिएटर्स लड़ते थे पहले। लीनिंग टावर पीसा में मिलेगा। वेस्टमिंस्टर एबे मिलेगा यहाँ पर। अब हम बात करेंगे कुछ देशों के बारे में बात करेंगे।
कुछ देशों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो देश स्टार्ट कर रहे हैं वो यूके से बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं। ये यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम अगर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम का मैप अगर आप पाते हैं तो ये यूरोप से बिल्कुल अलग बना हुआ है। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम जो है वो उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं यूनाइटेड किंगडम को। एक जीबीआर भी कह सकते हैं, उसको हम ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जान सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन मतलब जीबीआर। जीबीआर में क्या आते हैं? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आते हैं। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। पहले आपका परिचय करा देते हैं। इंग्लैंड क्या है? तो दक्षिणी भाग है उसे हम इंग्लैंड कहते हैं। देखिए मैप में इंग्लैंड लिखा होगा और यहाँ पर छोटे में वेल्स लिखा हुआ है। तो ये वेल्स और इंग्लैंड जो है, वेल्स जो भाग है, ये वेल्स जो है पश्चिमी में है इंग्लैंड, और उत्तर में चले जाते तो आपको मिलेगा स्कॉटलैंड। ये लिखा है स्कॉटलैंड जो है उत्तरी भाग में मिलेगा। और अगर छोटे से इस द्वीप पर आते तो मिलेगा आयरलैंड, और ऊपर मिलेगा नॉर्दर्न आयरलैंड। दिख रहा है आपको नॉर्दर्न आयरलैंड। अब इन दोनों को अगर हम सिर्फ इस द्वीप की बात करें तो इस द्वीप पर आपको मिलेगा सिर्फ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। लेकिन साथ में जो दूसरा हिस्सा है आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को शामिल कर लेते हैं तो इसे हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। अब इसकी हम बात करें, दोनों इंग्लैंड मतलब यूके और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में सेंट जॉर्ज चैनल है, और इंग्लैंड और इसके बीच में, फ्रांस के बीच में यूरोप के इसमें इंग्लिश चैनल है, और डोवर जल संधि द्वारा ये पृथक होता है यूरोप से। खास बात देखें यहाँ पर आपको 0 डिग्री यानी ग्रीनविच जीएमटी यहीं से गुजरती हुई दिखाई देती है। इस देश से आपको जीएमटी भी दिखाई देगी। एक प्रकार का टेम्परेट एरिया है, समशीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। और सबकी राजधानी की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की राजधानी जो है वो लंदन है, वेल्स की राजधानी कार्डिफ है, और स्कॉटलैंड की राजधानी एडिन बरा राजधानी है। नॉर्थ आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट है, और आयरलैंड की डबलिन है। तो ये आपका कुछ हिस्से हैं आपके जो यहाँ पर बने हुए हैं। और ये जो देश है औद्योगिक क्रांति का जनक कहा जाता है इंग्लैंड। और इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर कपड़े के लिए लंकाशायर, मैनचेस्टर, लिवरपूल बड़े फेमस हैं। और शेफील्ड जो है कटलरी के लिए यहाँ पर जाना जाता है। लंदन और ग्लासगो जो है शिपयार्ड के लिए जाने जाते हैं। और लंदन जो है एक प्रकार का री एक्सपोर्ट, पुनर्निर्यात करने वाला बंदरगाह है यूके का। तो ये हो गया इंग्लैंड के बारे में जानकारी। हम कुछ अतिरिक्त जानकारी देखते जाएंगे। तो इसके लिए हम यूरोप के मैप में, आप अपने एटलस में जाएंगे तो आप अपने एटलस में देखेंगे यूरोप का मैप। तो इस मैप में हम देखेंगे कि क्या खास बात है इस मैप में, किन किन अलग देश, छोटी छोटी जानकारी हम लेंगे। जैसे हम बात करेंगे अल्बानिया। अल्बानिया जो है ये क्रोमियम उत्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है अल्बानिया। तो अल्बानिया को देखें हम तो ये किसके लिए जाना जाता है? क्रोमियम के लिए जाना जाता है अल्बानिया। यूगोस्लाविया, यूनान और एड्रियाटिक सी के वहाँ पर बना होगा आपको अल्बानिया। अपने मैप में देखेंगे, छोटा सा देश देखेंगे, ये है अल्बानिया। तो अल्बानिया किसके लिए फेमस है? क्रोमियम प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है अल्बानिया। अल्बानिया के बाद देखें तो अंडोरा। अंडोरा एक छोटा सा देश है जो प्रेनीस पर्वत में आपको मिलेगा। यहाँ पर छोटा सा देश है और ये टूरिज्म के लिए बड़ा फेमस है। ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया जो है ये बड़ा ताकतवर देश था प्रथम विश्व युद्ध, और जब नेपोलियन का पतन हुआ था तो काफ़ी महत्वपूर्ण देश था। और इसकी जो बारे में अगर हम देखें, यहाँ की सबसे बड़ी झील है कॉन्स्टेंस झील है, जो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में स्थित है। तो आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा सकता है कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में जो झील है उसका नाम क्या है? कॉन्स्टेंस झील है। यहाँ पर भी फोन हवाएं चलती हैं। फोन हवाएं स्विट्जरलैंड में भी चलती है, जिनको हम स्नो ईटर्स विंड कहते हैं, बर्फ खाने वाली हवाएं कहते हैं इन्हें, इन पवनों को। अजरबैजान देखें तो अजरबैजान में जो है कैपिटल बाकू है, जो पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। यहाँ पर भी स्टेपीज घास के मैदान मिलते हैं। बेलारूस की बात करें तो बेलारूस काफ़ी ऊपर मिलेगा। बेलारूस यहाँ पर, बेलारूस जो देश है उसकी राजधानी मिन्स्क है। बेलारूस रूस से निकला हुआ एक हिस्सा है। और बेलारूस जो है यहाँ पर CIS का मुख्यालय है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुलों का मुख्यालय है इस बेलारूस में।
इनको, यहाँ के लोगों के जो बाल होते हैं सफ़ेद रंग के होते हैं, इसलिए इनको वाइट रशियन के नाम से भी जाना जाता है इस बेलारूस के लोगों को। बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम जो है, यहाँ पर एक म्यूज़ रिवर है बेल्जियम की। ये बेल्जियम की म्यूज़ रिवर जो है बेल्जियम और नीदरलैंड की बॉर्डर बनाने का काम करती है ये नदी। तो ये है बेल्जियम, और बेल्जियम का प्रसिद्ध शहर एंटवर्प जो डायमंड मार्केट के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी इसकी हम बात करें क्रोशिया, क्रोशिया की कैपिटल जाग्रेब है, और चेक जो है इस देश है उसकी राजधानी प्राग है। इसके पश्चिमी भाग को बोहेमिया कहते हैं, इसके पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं, बोहेमिया कहते हैं। और डेनमार्क की बात करें, डेनमार्क जो है जटलैंड प्रायद्वीप में आता है डेनमार्क, और डेनमार्क में है इसका जो, डेनमार्क में देखें, डेनमार्क में एक जलधारा होती है, इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ये जलधारा जो है गल्फ स्ट्रीम की जो भाग है जो यूरोप में जाती है, इसे कहते हैं वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप, यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं, जो अटलांटिक से लेकर नॉर्थ सी से होते हुए पूरे ऊपर तक जाती है और यहाँ के तापमान को बढ़ाने का काम करती है, इसलिए इसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। डेनमार्क की सबसे बड़ी नदी जो है गुडीना है, गुडीना है, यहाँ की सबसे बड़ी नदी क्या है, गुडीना है। और यहाँ डेनफील्ड नामक जगह है जो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन यहाँ की राजधानी है। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड आपको दिख ही रहा होगा, फिनलैंड जो है, जो देश है उसकी राजधानी हेलसिंकी है, और कुछ भाग जो है इसका आप देखें आर्कटिक सर्कल के ऊपर है। फिनलैंड को कहते हैं झीलों का देश कहते हैं, लगभग 60,000 झीलें मिलेंगी यहाँ पर। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस एक महत्वपूर्ण देश है फ्रांस, और फ्रांस भूमध्य सागर है फ्रांस के पास, इंग्लिश चैनल भी है, बिस्के की खाड़ी भी है। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के पास नीचे देखें तो कोर्सिका द्वीप है, जहां पर नेपोलियन का जन्म हुआ है, इस कोर्सिका द्वीप पर। इसके अलावा साउथ अमेरिका में जाएंगे तो फ्रेंच गुयाना पर भी कब्जा है। वेस्ट इंडीज़ में जाएंगे तो गुआ डेलोप एक द्वीप है जो किसका है, फ्रांस का है। हिंद महासागर में रीयूनियन है, ये याद रखेंगे, हिंद महासागर में रीयूनियन और मेयोटो ये द्वीप किसके हैं, फ्रांस के हैं। तो फ्रांस जो है एक बड़ा देश है, पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश कह सकते हैं। और इसकी बारे में बात करें तो पेरेनीस पर्वत भी मिलेगी, और माउंट ब्लांक भी, आल्स पर्वत भी मिलेगा, सीन रिवर भी मिलेगी, लोयरे नदी भी अपन अभी चर्चा कर चुके हैं, यूरो टनल द्वारा ये इंग्लैंड से जुड़ा होगा। और इसके बारे में देखें तो भूमध्य सागरीय जलवायु भी यहाँ के दक्षिणी भाग में मिलेगी। कृषि प्रधान देश है, इसलिए इसे किसानों का देश भी कहा जाता है। जैतून है, सिट्रस फ्रूट हैं, अंगूर है, इसके लिए फेमस है। बड़ी अच्छी शराब बनाई जाती है यहाँ पर, शैंपेन, कॉग्नैक, ओब्यूजोलिस यहाँ पर शराब के प्रकार है, इसलिए इसे फ्रांस को वाइन यार्ड के नाम से भी जानते हैं। फ्रांस को हम वाइन यार्ड के नाम से भी जानते हैं फ्रांस को। इसके अलावा भी हम बात कर चुके हैं, फ्रांस जो है सोलर एनर्जी में भी काफ़ी सबसे पहले स्थापित किया गया था सोलर प्लांट ओडिलो नामक जगह पर, ओडिलो नामक जगह पर किया गया था। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के जो शहर है टोलूज, वो एविएशन के लिए जाना जाता है। टोलूज शहर जो है वो विमान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पेरिस शहर यहाँ पर, और पेरिस जो है वो एक प्रकार का फैशन सिटी कहते हैं, प्राइमेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का लियोन्स जो है वो रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये तो ये हो गया फ्रांस के बारे में। फ्रांस के बाद अगर हम देखें तो एक देश है जॉर्जिया। जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया जो है एक सोवियत संघ का पहले हिस्सा था, लेकिन अब जॉर्जिया जो अलग हो गया है। और जॉर्जिया की बात करें तो काकेसस माउंटेन अभी हमने चर्चा की थी, एक तरफ ब्लैक सी है, एक तरफ उसके कैस्पियन सी को टच नहीं करता यद्यपि, लेकिन दूसरी तरफ काकेसस पर्वत से जुड़ा हुआ तिब्लिसी इसकी कैपिटल है। अब हम बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी यूरोप का बड़ा इंपॉर्टेंट देश है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अलग अलग हो गया था, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में बट गया था। लेकिन 1990 में दोनों जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, एकीकरण हो गया। इसके पहले जर्मनी का एकीकरण जो है वो बिस्मार्क के नेतृत्व में किया गया था, और ये जर्मनी के एकीकरण पूर्वी और पश्चिमी भाग का दोनों का फिर से एक कर दिया गया। यहाँ पर राइन नदी है, एल्ब है, ओडर नदी है, स्प्री नदी है। ओडर नदी मैंने बताया था जर्मनी और पोलैंड के बीच की
बॉर्डर बनाने का काम करती है। प्रोटेस्टेंट यहाँ पर, यहाँ के लोग अपने आप को आर्य कहते हैं। रूर प्रदेश है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि रूर प्रदेश को यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है यहाँ पर। और जर्मनी में सार क्षेत्र है जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। सार क्षेत्र जर्मनी का जो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल के लिए यहाँ कोलोन शहर है। स्टुटगार्ट जो है ऑप्टिकल के लिए, स्टुटगार्ट आपको याद होगा मैडम भीका जी कामा ने सबसे पहले अपना जो झंडा है वो यहीं पर फहराया हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं यूनान। यूनान काफ़ी प्राचीन शहर है जो रोमन सभ्यता या पश्चिमी सभ्यता का मूल स्थान इसे हम कहते हैं। रोमन के बाद यहाँ ऑटोमन एम्पायर का अधिकार हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यूनान पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। बाद में फिर यूनान एक अलग हिस्सा बना। यूनान जो है एक प्रकार का मेडिटेरियन जलवायु वाला क्षेत्र है। एथेंस कैपिटल है। हंगरी की बात करें तो हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है। यहाँ पर डेन्यूब नदी है। डेन्यूब नदी को यहाँ पर डूना, DUNA के नाम से जानते हैं। आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड सबसे ऊपर हिस्सा है। आइसलैंड आइसलैंड जो है आर्कटिक सर्कल के पास है और इसकी जो कैपिटल है वो रिजविक है या रिकविक भी कहते हैं जो। और इसके अलावा यहाँ पर ज्वालामुखी का है, इसलिए लैंड ऑफ 1000 वॉल्केनो, हजारों ज्वालामुखी की भूमि भी इसे कहा जाता है। इटली की बात करें तो इटली जो है भारत से मिलता जुलता है। इटली के भी नॉर्थ में आल्प्स है, भारत के नॉर्थ में जो है एक प्रकार हिमालय पर्वत है। तो आल्प्स से लेकर भूमध्य सागर से फैला हुआ है ये देश जो है। तो इसका भी जर्मनी की समान एकीकरण हुआ। जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तब इटली का भी एकीकरण हो रहा था। इटली का एकीकरण मैज़नी, गैरीबाल्डी इनके नेतृत्व में किया गया था। इटली की बात करें तो इटली के भूमध्य सागर में सर्डिनिया, सिसिली, कैप्री, अल्बा, लिपारी द्वीप है। वेटिकन सिटी और सान मैरिनो, अब वेटिकन सिटी और सान मैरिनो एक प्रकार के एनक्लेव हैं जो इसके अंदर स्वतंत्र देश हैं। कौन कौन से? सैन मैरिनो और वेटिकन। मैं बता चुका हूँ, पो यहाँ की गंगा कहते हैं। इसका रोम जो है टाइबर है के किनारे स्थित है और यहाँ की जलवायु जो है वो भूमध्य सागरी है। इटली जो फेमस है सल्फर और मरकरी के लिए, सल्फर और मरकरी के भंडार है। रोमन कैथोलिक के मानते हैं। सिट्रस फ्रूट के लिए बड़ा प्रसिद्ध है इटली। और ये ज्वालामुखी भी है यहाँ पर, इसमें माउंट एटना भी आपने पढ़ा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं लातविया। लातविया की बात करें तो ये बाल्टिक सी से जुड़ा हुआ लातविया। और लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया ये सोवियत संघ के हिस्से थे जो बाद में अलग हो गए। नीदरलैंड की बात करें, नीदरलैंड की कैपिटल जो है एम्स्टर्डम है, परंतु उनकी सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासनिक कार्य वो हैग में होता है और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी है, हैग में। अब हैग जो नीदरलैंड, उसका 1/3 हिस्सा जो है वो हाई टाइड से नीचे है, इसलिए क्या करते हैं चारों तरफ बांध बना देते हैं समुद्री किनारे और पानी से बचा कर रखते हैं। ऐसे सुरक्षित भाग को पोल्डर कहते हैं। ऐसे सुरक्षित भाग को पोल्डर कहा जाता है। यहाँ पर नीदरलैंड के लोगों को डच कहते हैं। और ये देश जो है वो ट्यूलिप की खेती के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ का बंदरगाह जो है वो रॉटरडम है। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे अगर हम देखें तो नॉर्वे कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन, आधी रात के सूर्य का देश कहा जाता है इसे। और पोलैंड की बात करें तो बारसा कैपिटल है। पुर्तगाल पे हम चर्चा कर चुके हैं। पुर्तगाल जो देश है वो स्पेन से जुड़ा हुआ है और अटलांटिक सी से जुड़ा हुआ है। इसकी भूमध्य सागरी जलवायु, कैपिटल जो है लिस्बन है यहाँ पर। रसिया की बात करें तो रसिया एक क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस विश्व में सबसे बड़ा देश है। रशियन यूरोपियन फेडरेशन की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा देश है। 1991 में रूस का डिवीजन हो गया और 15 नए देश बने। कितने देश बने? 15, जिसमें से 12 देशों ने मिलकर CIS बना लिया, कन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। 12 देशों ने क्या बना लिया? CIS बना लिया, कन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया। और इन 12
का जो मुख्यालय मैंने अभी बताया था, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। जो 3 जो है CIS में शामिल नहीं हुए हैं वो है लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया। इसको याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, बाल्टिक देश जो है इस CIS में नहीं शामिल हुए। काफी बड़ा देश है, 11 टाइम जोन है लगभग, सखालिन से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग, और काफी विविधता वाला देश है, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो क्लाइमेट हो, जलवायु, सभी जगह से यहाँ पर क्या है, बड़ा विविधता वाला देश है। प्राकृतिक बंदरगाहों की यहाँ पर कमी है रूस में। स्लाविक रेस की यहाँ पर जनसंख्या ईस्टर्न चर्च को मानने वाले हैं, और यहाँ पर औद्योगिकरण और नगरीकरण भी काफ़ी मात्रा में है यहाँ पर। और यहाँ के 10% भाग पर ही खेती होती है। और टूला यहाँ जगह है जिसे हम रूस का पीट्सबर्ग कहते हैं, या और इवानोवा को रूस का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इवानोवा को रूस का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। मास्को जो है मस्कबा नदी के किनारे बसा हुआ। मास्को जाएंगे तो आप क्रेमलिन स्क्वायर, सेंट बेसिल चर्च, कैथेड्रल भी घूम लेंगे। एक शहर यहाँ का और है पीट्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। पहले इसका नाम लेनिनग्राद था, लेकिन 1991 में इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग रख दिया गया। इस शहर की स्थापना 1703 में की गई थी, 1703, पीटर द ग्रेट के नाम पर। पीटर द ग्रेट के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। तो ये हो गया रूस के बारे में। रूस के बाद हम देखेंगे कुछ देश है स्पेन। स्पेन अभी आप देखेंगे पुर्तगाल से जुड़ा हुआ है स्पेन, और स्पेन की राजधानी जो है मैड्रिड है। स्पेन में मरकरी काफ़ी होती है, तो पारे के लिए प्रसिद्ध है स्पेन। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन, जहाँ से हम बोफोर्स तोप लेते हैं, उस स्वीडन की हम बात करेंगे तो स्वीडन जो है बाल्टिक सी में गॉटलैंड और ओलैंड जो हैं वो किसके पार्ट हैं, स्वीडन के ही हिस्से हैं। और इस कैपिटल जो है वो स्वीडन की स्टॉकहोम है, स्वीडन की। स्विट्जरलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड जो है एक ऐसा देश है, स्विट्जरलैंड, जो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग नहीं लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, परंतु बहुत सारे हेडक्वार्टर यहीं पर स्थित है। खनिज संसाधन महत्वपूर्ण नहीं है, पर कहीं ना कहीं अपने पेटेंट, अपने इनोवेटिव आइडिया से यहां पर बेरोजगारी की समस्या ना के बराबर है। सुरंगों का जाल बिछाया, गोथार्ड टनल यहां पर बड़ी फेमस है। टूरिज्म के लिए स्विट्जरलैंड जो है काफी जाना जाता है। तो ये है पूरे यूरोप की जानकारी। कुछ अगर आप अतिरिक्त जानकारी देखें तो अतिरिक्त जानकारी जो आपको प्री में काम आ सकती है यूरोप को लेकर, तो वो जानकारी मैं आपको दे देता हूं। यूरोप की बात की जाए तो यूरोप में सबसे बड़ा देश रूस है यूरोप का क्षेत्रफल में। यूरोप की सबसे बड़ी झील जो है लेडोजिस्कोय ओजेरा, जो कि रशिया में है। रूस में अगर हम गल्फ की बात करें, खाड़ियों की बात करें, तो रीगा की खाड़ी, गल्फ ऑफ रीगा, जो आपको बाल्टिक सी में मिलेगी, रीगा की खाड़ी बाल्टिक सी में। फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी कहाँ मिलेगी आपको, फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में बाल्टिक सी मिलेगी। गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड में मिलेगी, बोथनिया की खाड़ी। ये बोथनिया की खाड़ी जो है बाल्टिक सी में है। इंग्लिश चैनल जो है वो आपको देख ही चुके, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। बिस्के की खाड़ी भी फ्रांस और स्पेन के बीच में है। लॉयन की खाड़ी जो है फ्रांस के साउथ में मिलेगी, लॉयन की खाड़ी। तो ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, यूरोप में मिलेंगे। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट ब्रिटेन है, सेकंड नंबर पे आइसलैंड है, थर्ड नंबर पे आयरलैंड है, थर्ड नंबर पर आयरलैंड है। दूसरा हम बात करें यूरोप की जल संधियों की बात करें तो जिब्राल्टर आप देख ही चुके हैं। दूसरी हम बात करें तो बास्फोरस स्ट्रेट मिलेगी, तो आपको बास्फोरस स्ट्रेट कहाँ मिलेगी, टर्की में मिलेगी। बास्फोरस जल संधि कहाँ मिलेगी, टर्की में मिलेगी। बास्फोरस जल संधि आप अपने मैप में देखेंगे तो टर्की के पास मिल जाएगी, इस्तांबुल और अनातोलिया के बीच में। काला सागर और मारा सी के बीच में मिलेगी बास्फोरस जल संधि। वहीं पर आपको मिलेगी डार्डेनल जल संधि भी मिलेगी।
डारडेनल जल संधि भी मिलेगी आपको। अतिरिक्त जानकारी में आप देखें तो काफ़ी कुछ मैं बता चुका हूँ, और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें बची हुई हैं तो वो खास नहीं है। जैसे कि हम एक दो चीज़ें देख सकते हैं कि पोलैंड और जर्मनी के बीच की जो लाइन है उसको हिडनबर्ग लाइन के नाम से जानते हैं। नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं, और रोम को एटर्नल सिटी या शाश्वत नगर के नाम से जानते हैं। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहते हैं, एड्रियाटिक सी की रानी कहते हैं इसको। वेटिकन महल जो है जहाँ पर पोप निवास करते हैं। डेनमार्क जो है अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। बेनेलक्स की मैं चर्चा कर चुका हूँ यहाँ पर, और लगभग सभी कुछ है। इसी तरीके से हम अगले महाद्वीप को हम पढ़ेंगे तो अगला महाद्वीप हमारा होगा अफ्रीका महाद्वीप, जिस पर हम चर्चा करेंगे इस अफ्रीका महाद्वीप पर अगले हम सत्र में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको कोई भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए है तो आपका सदैव स्वागत रहेगा आपका। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।